चलिए, जय हिंद दोस्तों। जीएसबी जीत परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हमारी दूसरी क्लास। ये आज ये यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन से हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आज यहाँ पे हम लोग 2 सेशन लेकर के आए थे। पहले सेशन में हम लोग नोट्स और प्लस 32 क्वेश्चन देखे, और आज दूसरे सेशन में हम लोग यहाँ पे 33 क्वेश्चन से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सभी लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, 33 नंबर प्रश्न क्या है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, कम से कम यहाँ पे 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर में ध्यान दीजिएगा, इसके पहले 33 का डिटेल भी देखिए है, देख लेते हैं इसको भी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 145 कितना, संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत प्रावधानित है कि जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई साधारण प्रश्न अंतर्वलित, उसका विनिश्चय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 143 यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श के अधीन निर्देश के लिए सुनवाई करने हेतु बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम कितना होना चाहिए, तो 5 है, ठीक है। और इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए, तो ये 5 होना चाहिए। और इसे संविधान पीठ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के रूप में अभिहित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर। 34 नंबर में ध्यान दीजिएगा, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के यहाँ पे सारवान प्रश्न संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो इसमें 5 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं आइए 35 नंबर प्रश्न। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों के निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, किसके, तो यहाँ पे मूल अधिकारिता की अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं इसमें, यहाँ पे देखिए डिटेल दिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों के निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल और आरंभिक अधिकारिता यानी कि ओरिजिनल यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन अंतर्गत आती है, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या एक और भारत सरकार और किसी राज्य और राज्यों की और दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य अन्य राज्यों के बीच विवाद ऐसा होता है, ठीक है। या इसमें देखिए कंडीशन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद है या उससे ज़्यादा विवाद है, तो कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है, मतलब एक रहे चाहे एक से अधिक रहे, वहाँ पे क्या है, 2 हैं, 2 के अलावा भी हैं, तो इन सब का मामले का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहाँ अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होगी, ठीक है। 36 नंबर देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर में ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए दिया गया है कि केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत की सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 नंबर, ठीक है। 38 नंबर में आइए देखते हैं, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इसमें उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता में आता है, ठीक है। अब इसका यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए कौन सा इसमें सही है। भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद उच्चतम न्यायालय की यहाँ पे अधिकारिता में आता है, तो ये करेक्ट है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ठीक है। भारत सरकार किसी यहाँ पे संघ क्षेत्र के बीच का विवाद, इसमें भारत सरकार तो है लेकिन किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, तो ये निर्णय करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा,
केवल 1 तथा 4 सही हो जाएगा। 1 और 4 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कथन सही नहीं है किसके, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में। ठीक है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में कौन सा सही नहीं है। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। क्या है, अनन्य शक्ति है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, अनन्य शक्ति नहीं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला तो गलत हो गया। ठीक है, पहला तो गलत हो गया, यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। और इसके बाद इसमें देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में तो अंतर शासकीय विवादों में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है, तो ये सही है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने सलाहकार अधिकारता रखता है, तो यह भी सत्य है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है, तो यह भी सत्य है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका डिटेल से में ध्यान दीजिएगा। इसमें देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के अधीन रीट जारी कर सकता है, और हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य शक्ति नहीं है, उच्च न्यायालयों को भी अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो इसलिए अन्य विकल्प तो सही है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 40 नंबर, इसमें भी कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। ठीक है, देखिए पहला दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, ये तो सत्य है। क्या बताइए 1950 में हुआ था, और विकल्प देख लेते हैं इसमें कितने एरर होंगे। यहाँ पे कह रहा है कि कौन से गलत हैं। ठीक है तो चलिए बताइए, इसमें यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो यही क्या है, गलत है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये सत्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कह रहा है कि कोर्ट मार्शल को छोड़कर, ऐसा नहीं है, उसकी भी ये सुनवाई करता है। अब देखते हैं सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। कोर्ट मार्शल की अपील क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, इसलिए 3 और क्या है, सत्य हैं। ठीक है, 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर में ध्यान दीजिएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और इसका आशय है कि क्या इसके सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय का यहाँ पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, तो ये क्या है, सत्य है। ठीक है, और इसे अपनी अवमानना करने वालों पर दंडित करने का शक्ति भी है, तो ये भी सत्य है। तो इसमें 2 सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, तो बिल्कुल इसमें बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, और अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य ऐसे न्यायालयों के निर्णय और कार्यवाही लिखित होती है, उन्हें पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा देखते, ऐसे न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है, अतः सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि यहाँ पे इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। ठीक है, और इस पर यहाँ पे किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। यद्यपि प्रश्न बी और सी दोनों से हो जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी माना था। ठीक है 42 नंबर देखते हैं, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसी या किन्हीं अभिलेख न्यायालय माना जाएगा। तो अभिलेख उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय की यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं को क्या है, अभिलेख न्यायालय माना जाता, उच्च या उच्चतम दोनों को। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को, अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय रिकॉर्ड्स दर्ज प्रदान किया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या इसमें 43 नंबर। 43 नंबर में ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित जुग्मों में से कौन सा जुग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखते हैं अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, तो ये कथन क्या है, गलत है। 124 के स्थान पे 129 होगा। ठीक है,
बाकी 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, 132 उच्चतम न्यायालय का अपीली अधिकारिता, 136 उच्चतम न्यायालय का अपील के लिए विशेष इजाज़त। तो इसमें ये क्या है, ये तीनों सही हैं, बाकी ए गलत है। ठीक है, देखते हैं डिटेल्स में, ध्यान दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। उसे अपना अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधित प्रावधान है। अन्य सभी अनुच्छेद उनके प्रावधान जुग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर में ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि कौन सा सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, कौन सा इसमें सही है, तो बताइए। अब यहाँ पे देखिए, पहला दिया गया है कि HN सान्याल, ठीक है, पहला दिया गया है HN सान्याल की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। तो ये पहला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये तो सही है, दंड देने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। तो ऐसे नहीं है, ये गलत है। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित होती है। तो ये तो सत्य है, अवमानना के विषय पे ये कानून बना सकती है। तो 1, 2, 4, आइए देखते हैं विकल्प में 1, 2, 4, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये IAS 2022 का प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका डिटेल्स। वर्ष 1961 HN सान्याल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और इस समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पारित किया गया था। ठीक है, तो ये तो पहला सत्य हो गया। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। तो दो भी क्या है, सत्य है। ठीक है, देखते हैं संविधान में सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया। संसद द्वारा पारित न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में सिविल अवमानना, आपराधिक अवमानना दोनों को परिभाषित किया गया है। तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की अवमानना संविधान की संघ सूची प्रविष्ट 77 में इसका विषय है। उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी अन्य न्यायालयों की अवमानना समवर्ती सूची में यहाँ पे 14 का विषय है। ठीक है, और यह स्पष्ट है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है। ठीक है, और इसी के अनुसरण में संसद द्वारा न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में पारित किया गया था। इसलिए यहाँ पे क्या है, 4 असत्य है। ठीक है, सॉरी, इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, कथन 4 सत्य है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर में ध्यान दीजिएगा, इसमें उच्चतम न्यायालय के मामलों में सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर इसमें क्या है, किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल। संविधान की, ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 130, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर क्या है, नियत करे। ठीक है, इस प्रकार सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर में ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये हो जाएगा केशवानंद भारती। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे भारती। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में उच्चतम न्यायालय की यहाँ पे 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया था। ठीक है, परंतु यह भी कहा गया था कि अनुच्छेद 368 संसद को यहाँ पे संविधान की मूल संरचना या
यहाँ पे सांचे ढांचे में परिवर्तन की शक्ति का प्रदान नहीं करता। ठीक है, 368 के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर में ध्यान दीजिए। तो देखते हैं इसमें 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर में ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित संविधान के यहाँ पे भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की यहाँ पे अनुउल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए? ठीक है, अनुउल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए 32, 226 और इसमें देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 227। ठीक है, तो इसमें केवल यहाँ पे 245 को छोड़ करके 32 यहाँ पे क्या हो जाएगा 32, 226 और 227 तीनों इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इससे डिटेल से, काफ़ी ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 32 और 226 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता को प्रदर्शित करता है। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति प्रदर्शित करता है और इन तीनों ही अनुच्छेद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें 49 नंबर प्रश्न। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। तो क्या है, तो यह हो जाएगा न्यायिक व्यवस्था हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसके बाद इसमें यहाँ पे प्रश्न केशवानंद भारती। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत की व्याख्या की, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स वाद में किया गया। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त सिद्धांत स्रोत न्यायिक व्याख्या है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें 50 नंबर प्रश्न, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? तो ये हो जाएगा गोलकनाथ बनाम केस में, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका डिटेल्स में। केशवानंद भारती केस केशवानंद भारती केस 1973 उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ का गठन किया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ का गठन 11 न्यायाधीश का गठन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद्य 1967। प्रश्न में क्या है, दूसरी पूछ रहा है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, गोलक वाली हो जाएगी और पहली केशवानंद भारती हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 51 नंबर में यहाँ पे देखते हैं 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें 51 नंबर में ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उसी तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ठीक है, तो यह हो गया था गोलक बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका डिटेल तो इसका पिछले प्रश्न में भी हमने देखा था, लेकिन इसमें देखते हैं यहाँ पे गोलकनाथ बनाम स्टेट पंजाब राज्य पंजाब बाद 1967। उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त धारणा व्यक्त की थी कि इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया कि फंडामेंटल राइट आर द यहाँ पे प्रीमोरियल राइट नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, दे आर द राइट विच इनेबल मैन ऑफ चाक आउट हिज ऑन लाइफ इन मैनर ऑफ लाइक बेस्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 52 नंबर में, इसमें कह रहा वाद से संबंधित दिया गया है और इसमें पहचानिए कि किसमें त्रुटिपूर्ण है या गलत है। ठीक है, इसमें चारों वाद दिए गए हैं, वाद और उससे संबंधित बताना त्रुटिपूर्ण मतलब इसमें सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। देखिए इंदिरा शाहनीवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत क्रीमी लेयर है, तो ये तो सत्य है। विशाखावाद इसमें अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, ये भी सत्य है। मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19, 21 अपवर्जी नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। तो बेला बनर्जीवाद विदेशी यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, तो ये मेनका गांधीवाद में ही, ये क्या है गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं डिटेल्स में। इसमें देखिए कह रहा है कि यहाँ पे त्रुटिपूर्ण डे है। ठीक है, बेला बनर्जीवाद पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित।
विदेशी यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग होता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा ये मेनका गांधीवाद में इनको माना गया था। ठीक है, चलिए 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर में देखते हैं। 53 नंबर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि इनमें से कौन सा एक सही है। ठीक है, इसमें से कौन सा एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता, केवल शब्द लगा दिया, ये गलत है। और यह केवल मूल अपीली क्षेत्राधिकार, केवल शब्द से यहाँ पे भी ये भी गलत हो जाएगा। केवल परामर्श संबंधित अपीली क्षेत्राधिकार है, तो ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे देखिए मूल भी, अपीली भी, परामर्श तीनों के तीनों है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्षेत्राधिकार को रखता है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं डिटेल। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 131, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुडिशरी, अनुच्छेद 132 से 136 के तहत अपीली क्षेत्राधिकार के तहत अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार का क्या है, ये विवरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कोलेजियम प्रणाली, अपीली क्षेत्राधिकार, अपीली अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 54 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसका डिटेल्स में ध्यान दीजिएगा। कोलेजियम पद्धत, कोलेजियम पद्धत उच्चतम और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्थानांतरण की प्रणाली है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई पद्धति है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कोलेजियम का नेतृत्व करते हैं और विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल या आरंभिक अधिकारिता शक्ति का वर्णन है। वही अनुच्छेद 132 से 36 तक सर्वोच्च न्यायालय की अपीली क्षेत्राधिकार को उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक से अधिक विकल्प सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 134A को मिलाकर के 132 को पढ़ना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें अनुच्छेद 132 अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की यहाँ पे सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134A के तहत प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधिक कोई यहाँ पे सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, जबकि अनुच्छेद 133 केवल सिविल विषयों की अपील से संबंधित है। अनुच्छेद 134A उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। ठीक है, इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134A के अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर के पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का क्या होता है, सृजन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 56 नंबर प्रश्न। संविधान की व्याख्या संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, इसके अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए उच्चतम न्यायालय, ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता को निम्न शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है। संविधान के निर्वचन के मामले में अनुच्छेद 132। ठीक है, तो इसमें पहला सिविल मामले में जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं हो, अनुच्छेद 133। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न इसका कुछ डिटेल्स भाग है, जैसे आपराधिक दांडिक मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं, अनुच्छेद 134 में कहा गया। विशेष इजाजत से अपील, अनुच्छेद 136। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास इसकी अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न में देखते हैं, इसमें 57 नंबर में देखिए क्या क्या। तो चलिए 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। तो ये हो जाएगा 142 के अंतर्गत। ठीक है, क्या हो जाएगा, 142 के अंतर्गत। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पे रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा।
इसमें अन्य 2002 और SCC 328 के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के तहत यहाँ पे इसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 142 के तहत किसी वाद या विशेष पूर्ण न्याय करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है और यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय के किसी अंतिम निर्णय के पश्चात उसकी समीक्षा याचिका की खारिज किए जाने के बाद दाखिल की जा सकती है और संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के तहत रहते हैं। इसके बाद देखते हैं अपने द्वारा सुनाए गए, ठीक है, अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने तथा उसे परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। अब आइए देखते हैं 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर में ध्यान दीजिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश की पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो ये क्या हो जाएगा? 137, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 59 नंबर में उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश की पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश की पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है, तो ये सत्य है। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन की शक्ति भी है, तो यह भी सत्य है। मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पे हम तो पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा सही है? तो इसमें सही में देखिए, राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त। तो यहाँ पे देखिए ध्यान नहीं दिए, राष्ट्रपति के बारे में कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुनाए गए निर्णय, राष्ट्रपति को ऐसा निर्णय पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है, तो ऐसा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने सुनाए गए निर्णय द्वारा दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे पुनर्विलोकन की शक्ति है। तो इसमें कह रहा है कौन सा सही है? तो यही पहला सही हो जाएगा। मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आदेश पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है, तो ऐसा नहीं है। पुनर्विलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय के अपने निर्णय के अधिकार नहीं कह रहा है, तो ऐसा नहीं अधिकार प्राप्त है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें प्रश्न संख्या 60 नंबर में देखते हैं, भारत की सर्वोच्च न्यायालय, भारत की सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, तो ये तो सत्य है। सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है, ये गलत हो जाएगा। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और केवल विधि मंत्रालय के निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है, तो ये भी क्या है? गलत है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 61 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन ऑप्शनों में कह रहा है कि किसमें अर्थ निहित है, ठीक है। अब प्रश्न क्या है तब न देखें कि इसमें क्या है। 61 नंबर, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध निर्बंधन उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो इसका क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं है, चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। अब देखते हैं बी, भारत के उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों को बाध्य नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? यही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये भी क्या है? इन दोनों को यहाँ पे गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए यहाँ पे सही है। अब आइए देखते हैं इसका डिटेल, आखिर ये है क्या चीज़। संविधान का अनुच्छेद 142, इसमें क्या प्रावधानित है? उच्चतम न्यायालय अपने अधिकारिता का प्रयोग करते समय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा, ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा और ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिक्री या यहाँ पे किया गया
आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन विहित की जाए, ठीक है। जब तक कि निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे परिवर्तनीय होगा। क्या होगा? तो ये ऐसा परिवर्तनीय होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, इसमें अगली पॉइंट, इस अनुच्छेद का अवलंबन लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यूनियन कार्बाइड, यहाँ पे भोपाल गैस में यूनियन कार्बाइड मामले में पीड़ितों के लिए मुआवजा निर्धारित करने के लिए स्पष्ट किया और सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन यहाँ पे संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध या निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी संदर्भ में यह अर्थ निकाला जा सकता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों की प्रयोग में संसद या राज्य विधायकों द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है, ठीक है। देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62 नंबर में ध्यान दीजिएगा, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या होता है? विधियों कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार है। तो पहला इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसका विस्तार है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है और इसके तहत केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिक जांच की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारित पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक, अवैध और उस स्तर का शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर तक यह संविधान का उल्लंघन करता हो। तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246 और 372 आदि उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 63 नंबर प्रश्न। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है? राज्य किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर में ध्यान दीजिएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार हैं, ठीक है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना है, ठीक है। तो ये पहला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 65 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान में मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्ष, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र में परिभाषित करता है। तो ये यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। और भी यहाँ पे कथन देखते हैं, उसमें निर्णय लेते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र में परिभाषित करता, ऐसा नहीं, मूल ढांचा यहाँ पे लोकतंत्र नहीं, संघवाद, पंथनिरपेक्ष, मूल अधिकार, ठीक है। ये सभी क्या है? मूल ढांचा में आते हैं। अब इसके बाद इसमें ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता, उनके आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है, सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन तो है, तो इसमें कह रहा है कौन सा सही है? तो यहाँ पे केवल 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं पहला क्यों गलत है, ठीक है। पहला, जैसा कि हमने बताया, भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचे को परिभाषित पूर्णतः नहीं किया गया है, बल्कि मूल ढांचे शब्द का उल्लेख केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 निर्णय में सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा किया गया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? पहला सही नहीं होगा। अब मूल बात समझ में आई, संविधान में मूल ढांचे का जिक्र ही नहीं किया गया है। 1973 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा बोला था, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे भारत की संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता, उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है, सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है और यह शक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को। इसके बाद देखते हैं 66, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय तथा
उच्च न्यायालय को। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका डिटेल्स में ध्यान दीजिएगा। न्यायालय द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना अथवा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों प्रशासनिक नीतियों की संवैधानिकता का परीक्षण कर उनके ऐसे उपबंधों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान का अतिक्रमण करते हुए न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। और भारतीय संविधान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्भूत है और भारत में संविधान के मुख्यतः अनुच्छेद 13, 32 और 136 के अंतर्गत ये शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय में निहित हैं। अनुच्छेद 226 और 27 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का संपोषक है। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें भारतीय संविधान अनुच्छेद 13 राज्य केंद्र राज्य सरकार ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। ठीक है, तथा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी और इस आधार पर ही अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप किसी भी उच्च न्यायालय को किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने यदि वह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है और अधिकारिता प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि पहला इसमें अनुच्छेद यहाँ पे 228A के रूप में 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान में जोड़ा गया था। 43वें संविधान संशोधन 1977 से इसे निरसित कर दिया गया। साथ ही केशवानंद भारती 1973 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत संविधान की मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है और वह संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 68 नंबर। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है। तो ये क्या हो जाएगा, भारत में और यूएसए दोनों में। ठीक है, पिछला एक प्रश्न आया था कि केवल भारत में, तो ऐसा नहीं है, भारत और यूएसए यानी कि अमेरिका दोनों में। ठीक है, देखते हैं इसका भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित, जबकि यूके यूनाइटेड किंगडम संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब यहाँ पे अभिकथन दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कह रहा है कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे पहला अभिकथन दिया गया, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। तो ये तो सत्य है। भारत में संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, तो कुछ उधार की नहीं, बहुत सारी हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएगा, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है तो हम बी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल्स, ध्यान दीजिएगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र अमेरिका की तुलना में सीमित है। पहली बात यहाँ पे अमेरिका की तुलना में क्या है, सीमित है। हालांकि केशवानंद भारतीवाद 1973 और मेनका गांधीवाद 1978 आदि के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रमिक रूप से न्यायिक पुनरीक्षण के क्षेत्र को विस्तारित किया जा रहा है, फिर भी यह संवैधानिक दायरे में सीमित है। ठीक है, और इसका एक प्रमुख कारण है जहां अमेरिकी संविधान में विधि सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत अपनाया गया, वहीं भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्यायिक पुनरीक्षण का आधार है। ठीक है, और इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, कथन ए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और दूसरी ओर भारतीय संविधान में अन्य देशों की संविधानों से विभिन्न प्रावधानों की अवधारणा ली गई है।
तो इसलिए क्या हो जाएगा, कारण आर भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन व्याख्या एक दूसरे की नहीं करते हैं, बी उत्तर चयन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 70 नंबर प्रश्न, सारभूत रूप से यहाँ पे विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है, तो ये हो जाएगा नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये IAS प्री 2023 का प्रश्न है। ठीक है, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया की बात कर रहा है, तो इसका अभिप्राय होता है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। आइए देखते हैं ये होता क्या है। विधि की सम्यक प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ से तात्पर्य है कि विधि निर्माण समुचित प्रक्रिया का पालन करते हुए निष्पक्ष, युक्तिपूर्ण एवं न्याय संगत आधार पर किया जाना चाहिए तथा विधि की प्रक्रिया मनमानी और तर्कहीनता से मुक्त होनी चाहिए। और इसी प्रकार विधि की सम्यक प्रक्रिया में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत सुनिश्चित किया जाता है। नैसर्गिक न्याय निष्पक्षता, विवेकशीलता, क्षमता, समानता को समाहित करता है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों यथा अनुच्छेद 14, 21 के अंतर्गत दृढ़ता से निहित है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं स्वेच्छाचारिता। स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता को दूर करने के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुसरण में ही विधि निर्माण और उसके प्रयुक्त समुचित प्रक्रिया का पालन करने हेतु भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी मामले में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को मान्यता दी। ठीक है, और विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में अपनाया गया था। इसको ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न ही यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है, तो यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ PCS में आया था। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद 72 नंबर प्रश्न। यहाँ पर डिटेल भी दिया गया है, वही सेम प्रोसेस है, देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143 और 145, 226, 27, 245, 246, 372 आदि के तहत देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। ठीक है, इसी के अंतर्गत किसकी व्यवस्था है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। ठीक है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोड्यूसर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई या नहीं तथा अनुमोदित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय द्वारा क्या है, शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, 72 नंबर देखते हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, संविधान, नियमित कानून, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित। इसमें क्या हो जाएगा, एक से अधिक विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा किस पर, यहाँ पे न्यायिक प्रणाली, संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अभिलेखित न्यायिक पूर्व निर्णयों, दृष्टताओं, यहाँ पे दृष्टांतों, परंपराओं, सब पे आधारित है। इसलिए यहाँ पे क्या है, एक से अधिक विकल्प का चयन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 73 नंबर दिया गया कि कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह क्या हो, वर्तमान में 2 स्तरीय संघीय व्यवस्था स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित करे। ऐसा नहीं है। विधि की समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटा करके संविधान के अन्यत्र कहीं रखा जाए तो यह क्या करेगा, अवैध, असंवैधानिक घोषित कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे सही पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। असंवैधानिक किसको करेगा, तो बी को संवैधानिक, असंवैधानिक कर देगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो इसमें देखिए अर्थ इसमें प्रश्न का क्या है कि कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि समक्ष समानता को अधिकार के भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है, क्योंकि भाग 3 अनुच्छेद 13 यह उल्लेखित करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में दिए गए अधिकार को छीनती हो या न्यून करती हो। यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वे क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है,
74 नंबर देखते हैं, इसमें सर्वोच्च न्यायालय एक है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय एक है क्या? संघीय न्यायालय, मानव अधिकारों का संरक्षण, संविधान का अंतिम विवेक। देखिए सर्वोच्च न्यायालय क्या है। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि सब के सब सही है, डी वाले को देखिए, आपको डी वाला भी नजर आएगा कि ये भी क्या है, सत्य है, ठीक है। सिविल न्यायालय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय, भारत में सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्यायालय के रूप में कहा जाता है। पहली पॉइंट यहीं पे मिल गई। संघीय न्यायालय के रूप में भारत संघ की विभिन्न इकाइयों, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों के निर्णय करने की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है, इसलिए इसको क्या है, संघीय न्यायालय। मूल अधिकारों जिसके अंतर्गत यहाँ पे महत्वपूर्ण मानव अधिकार शामिल है, इसलिए इसको संरक्षक होने के साथ भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपील। उच्चतम न्यायालय संविधान का अंतिम विवेचक भी कहते हैं, तो इसलिए इसको संरक्षक भी कहते हैं, उसे संविधान का संरक्षक माना जाता है, ठीक है। दो हो गए। और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत सिविल मामले में सर्वोच्च न्यायालय की अपील अधिकारिता के अंतर्गत आता है, तो ये तीसरी पॉइंट थी। तीनों के दोनों इसमें ऑप्शन सही हो गए, ठीक है। समझ में आया इस प्रश्न को। 75 नंबर देखते हैं, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? अभी हम लोग देखें, सर्वोच्च न्यायालय के पास, ठीक है। इसे संविधान का क्या है, यहाँ पे क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का प्रहरी और संरक्षक माना जाता है और यही अंतिम व्याख्या भी करता है, ठीक है। 76 नंबर देखते हैं, और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि संविधान का संरक्षक, आंसर कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। भारतीय संविधान का संरक्षक इसे कहा जाता है, बहुत बार ये प्रश्न आया है, ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 78 नंबर देखते हैं, इसमें भारत के संविधान का अभिरक्षक किसे कहते हैं? तो ये जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय को, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 79 नंबर प्रश्न। 79 नंबर में क्या करा है, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व किसको निहित है? तो सर्वोच्च न्यायालय में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 80 नंबर देखते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं और इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कथन को पढ़ते हैं। पहला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय कानूनों संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य अधिकारिता है। तो केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के आधार पर कह रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, ठीक है, केंद्रीय कानूनों का नहीं, भारतीय संविधान का संरक्षक है। आर तो सही हो जाएगा और यहाँ पे ए गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कौन सा विकल्प है? तो ऐसा यहाँ पे मुस्कुराता हुआ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका डिटेल्स में ध्यान दीजिएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के प्रहरी और संरक्षक, तथापि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को अधिकारिता प्राप्त है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी कानून को वैधता परीक्षण कर सकते हैं तथा संविधान के उपबंधों के अनुसार न होने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय के निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे उल्लेखनीय क्या है। उल्लेखनीय 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 131 के तहत केंद्रीय कानूनों को संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता संबंधित उपबंध है, ठीक है। और अनुच्छेद 226A के तहत अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की वैधता पर विचार न किए जाने संबंधित उपबंध किए गए थे। अथापि यहाँ पे 43वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा इन्हें निरसित कर दिया गया। आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर ए माना गया, ठीक है। यहाँ पे 81 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, ठीक है। कौन से मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच का जो विवाद होता है, तो यह तो देखिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में ये भी आता है, राज्यों की परस्पर विवाद। और इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पे दोनों ऑप्शन और इसमें
मूल अधिकारों का प्रवर्तन, तो यहाँ पे देखिए मूल अधिकारों का वो सभी क्या है, सब में तो आते हैं, लेकिन दोनों की बात कर रहा तो ये मूल अधिकारों का प्रवर्तन दोनों करते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, ठीक है, एससी और एससी दोनोों करते हैं, ठीक है। ये कई बार देखिए प्रश्न आ चुका है। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पे इसका डिटेल से संविधान के भाग 3, ध्यान दीजिएगा भाग 3, वर्णित नागरिकों के मूल अधिकार किसमें है, संविधान के भाग 3 में, ठीक है। रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम और उच्च दोनों न्यायालयों द्वारा दिया गया। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत करेगा, आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा की रीट निकाल सकती हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 82 नंबर देखते हैं। इसमें 82 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, तो ये हो जाएगा 32 के तहत, ठीक है। इसमें देखिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को क्या करता है, सुरक्षा करता। और इसी आर्टिकल को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि यह आत्मा है, संविधान की क्या है, आत्मा है, ठीक है। 83 नंबर देखते हैं, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, तो ये हो जाएगा संसद को, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसको है, तो संसद को है। अगला देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता और यहाँ पे शक्तियों में वृद्धि कर सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 38 के तहत 138 के खंड 1 के अनुसार विधायी शक्तियों को संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया, ठीक है। देखते हैं इसके बाद यहाँ पे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा संसद द्वारा विधि बना करके, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर देखते हैं। प्रश्न 85 नंबर में ध्यान दीजिएगा, इसमें संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि तथा तथ्य के व्यापक महत्व के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। यहाँ पे 86 नंबर देखते हैं। 86 नंबर में ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया था, तो ये खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं वर्ष 1998, ठीक है। वर्ष 1998 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन अनुच्छेद 143 के खंड 1 के तहत किया था। 3 जजेस केसेज के नाम से प्रसिद्ध सर्वोच्च न्यायालय के 3 वादों में तीसरा था। इसी सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निर्धारित किया था कि उपयुक्त संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम कॉलेजियम के परामर्श है, ठीक है। अगला देखते हैं 87 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे दिया गया, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित कथन कौन से सही है, ठीक है। ये आपको 4 कथन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन से सही हैं, ठीक है। यहाँ पे सही का चयन करना, तो उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्यकारी की यहाँ पे बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी, देखिए बाध्यकारी तो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, तो यह परामर्श के तहत पर यह सत्य है, ठीक है। और परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया गया उच्चतम न्यायालय मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है, तो यह भी क्या है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
और इसके बाद उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता शक्ति अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जाता है, तो केवल शब्द की वजह से ये गलत हो जाएगा। तो इसमें 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएंगे। देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे 2 और 3 करेक्ट है, ठीक है, तो 2 और 3 सही हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से 2 प्रकार के यहाँ पे विषयों पर सलाह मांग सकता है। लोक महत्व के विषयों पर विधि, तथ्य संबंधित और यहाँ पे किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते और अन्य समकक्षी विषयों पर। प्रथम प्रकार के मामलों में परामर्श देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, किंतु द्वितीय मामले में वह परामर्श अवश्य देता है और परामर्शी अधिकारिता की शक्ति अधीन प्राप्त निर्देश सुनवाई कम से कम क्या है 5 सदस्यीय पूर्ण पीठ करती है, ठीक है। न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श सरकार पर बाध्यकारी नहीं है और यह आवश्यक नहीं है कि एक बार में केवल एक ही परामर्श हेतु निर्देश भेजे जाएं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88 नंबर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि सार्वजनिक महत्व की कानूनी तथा तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 89 नंबर। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह क्या है ऐसे परामर्श के लिए कहता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं अगला अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 फर्स्ट के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथ्य मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है जब राष्ट्रपति उसे ऐसे परामर्श के लिए कहता है या मांगता है, ठीक है। और इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है, तो उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा। वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात उचित समझता है और राष्ट्रपति को अपना परामर्श दे सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें 90 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें दिया गया है भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्वप्रेरण पर, यह गलत हो जाएगा। यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है तो यह कथन क्या है सत्य हो जाएगा। केवल यदि वह विषय के नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है तो यह भी गलत हो जाएगा। इसलिए केवल इसमें 2 सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 91 नंबर प्रश्न। गुजरात विधानसभा के चुनाव को स्थगित करने का चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने इसमें क्या है उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था, तो ये हो जाएगा इसमें 143 के अंतर्गत, ठीक है। अगला देखते हैं 92 नंबर प्रश्न। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखूंगा और अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है कब? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यह प्रश्नगत शपथ प्रारूप क्या है? अनुसूची 3 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा शपथ ली जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं 93 नंबर प्रश्न। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल। देश की, ध्यान दीजिएगा, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 139 क के तहत, जबकि उच्च न्यायालय केवल अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में अंतरण कर सकता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 94 नंबर प्रश्न। ये यहाँ पे बनाम है और इसमें मिलान करने के लिए दिया गया, ठीक है। डिटेल में देख लेते हैं डायरेक्ट, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य किससे है? तो ये निवारक अवरोध की प्रक्रिया से, ठीक है। ये यहाँ पर हो जाएगा रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, ये क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भाषण पर रोक से है। सकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ,
संविधान संशोधन की संसद की शक्ति, और चंपकम दोराई राजम बनाम मद्रास राज्य, ये शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता की यहाँ पे बात करता है। ठीक है, यहाँ पे चारों के चारों को आप ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पे फिर यहाँ पे चार मत यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, इसमें कथन दिया गया है यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि कोई भी सुमेलित नहीं है। इसके डिटेल्स में देखते हैं। देखिए प्रश्नगत जितने वाद हैं तो इसमें पहला जो है कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद और तथा पश्चिम बंगाल राज्यवाद बनाम सुबोध गोपालवाद, ये सभी जमींदारी व्यवस्था तथा भूमि सुधार कानूनों से संबंधित हैं। और प्रश्नगत विकल्पों में सही उत्तर प्राप्त न होने के कारण झारखंड लोक सेवा आयोग ने सभी विकल्पों को गलत माना था। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 ही यहाँ पे जमींदारी से हैं। ठीक है, 96 नंबर देखते हैं, इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको ओबीसी कहते हैं, कि आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका डिटेल से देख लेते हैं। इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ 1992, सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय मंडल आयोग, ध्यान दीजिएगा, इसकी रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का सरकार के निर्णय को बरकरार रखा। ठीक है, और साथ ही यह भी निर्णय दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग को क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से सशक्त भाग को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत कुल प्रदत्त आरक्षण कितना है, 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं 97 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है? हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के यहाँ पे पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 355 के तहत। ठीक है, देखते हैं डिटेल में। उच्चतम न्यायालय, ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय ने 13 जुलाई 2005 को सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघवाद में दिए गए अपने फैसले के तहत प्रवासी पंचायत निर्धारण करने के अधिनियम 1983 के संविधान के अनुच्छेद 355 के उल्लंघन के आधार पर इस पर असंवैधानिक घोषित कर दिया। और उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रवासी पंचायत अधिनियम 1983 अवैध रूप से भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा था। ठीक है, और इस कानून के रहते केंद्र के अनुच्छेद 355 के तहत देश की सुरक्षा एवं संरक्षा के अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पा रहा है। और उच्चतम न्यायालय ने ये फैसले असम में भारी संख्या में बांग्लादेशियों की क्या है, अवैध घुसपैठ के संदर्भ में दिया था। ठीक है, इसमें और भी डिटेल देखते हैं। एक आर्टिकल है 355 में उपबंधित है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की यहाँ पे सरकार का यहाँ पे संविधान की उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसमें यहाँ पे 98 नंबर प्रश्न में TDSAT यहाँ पे क्या दिया गया है? TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है, तो यह क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट से। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखते हैं टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल की यहाँ पे स्थापना 1997 के भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम वर्ष 2000 में किए गए संशोधन के द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में किसी भी विवाद का न्यायिक समाधान करना था। ठीक है, दूरसंचार, ब्रॉडकास्टिंग, एयरपोर्ट ट्रैफिक आदि के मामलों के निर्णय के विरुद्ध केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, जबकि साइबर मामलों में इसके निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 99 नंबर। ठीक है, 99 नंबर में ध्यान दीजिएगा, सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये हो जाएगा कमल नारायण सिंह हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें गोपाल वल्लभ पटनायक। ठीक है, गोपाल वल्लभ पटनायक 8/11/2002 और 8/12/2002। राजेंद्र मल लोढ़ा इसमें 27/4/2014, 27/9/2014।
एस राजेंद्र बाबू 2/5/2014 से लेकर के यहाँ पे यह मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, यहाँ पे मोटा मोटा आप 91 से लेकर के 92 तक कमल नारायण, और भारत के सभी मुख्य न्यायाधीशों न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह कार्यकाल क्या है, सबसे न्यूनतम रहा। ठीक है, कमल नारायण का याद रखिएगा। ठीक है, 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें कुल टोटल 125 MCQ हैं, तो 25 और बचे हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम बताना। ठीक है, HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश खेहर हो जाएंगे। यह कभी कभार ऐसा प्रश्न आ जाता है, तो इसको ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये याद करने का ये बहुत ही कठिन हो जाएगा इसमें। यहाँ पे अगर इसको न्यायमूर्ति के बारे में पूछ देगा। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं ये राजस्थान PCS के द्वारा पूछा। देखिए वर्तमान में पूछ लेगा 2-3 का, वर्तमान को आप ध्यान देते रहिएगा। जैसे 2026 का हो गया, 25 का, 24 का, इस तरीके से 3-4 साल का आप ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, वे 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये तो यहाँ पे सही हो जाएगा। वे अब तक की सबसे लंबी अवधि तक के मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहने वाले हैं, तो चंद्रचूड़ सबसे लंबी अवधि तक थे, ये यहाँ पे क्या है, सही है। इनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए तीनों के तीनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ठीक है, और इनका देखते हैं डिटेल में, ध्यान दीजिएगा। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ को तत्कालिक राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 16वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। वे 22 फरवरी 1978 को भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे और 11 जुलाई 1985 के पद पर रहे। 7 वर्ष 4 माह से अधिक कार्यकाल रहे हुए, सबसे लंबी अवधि अभी तक का है। ठीक है, और उन्हीं के एक पुत्र है, आप लोग नाम ध्यान दीजिएगा, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, ये नवंबर 2022 से भारत के यहाँ पे 50वें मुख्य न्यायाधीश बने और उनका 2024 में सेवा निवृत्त हो गया। ठीक है, 102 नंबर देखते हैं। AS, यहाँ पे AS आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे, तो ये हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फातिमा बीबी। ये यहाँ पे क्या है, हाल ही में जब निधन हुआ तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा फातिमा बीबी संबंधित। फातिमा बीबी हाल ही में निधन हुआ, वो भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उन्हें 1997 से 2001 तक केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त सेवाएं दी। राज्यपाल के नहीं, यहाँ पे क्या है, हाईकोर्ट के न्यायालय के रूप में सेवाएं दी थी, इसलिए ये गलत है। उच्चतम न्यायपालिका तक पहुँचने की पहली मुस्लिम महिला भी हैं, तो ये भी क्या है, सत्य है। तो 1 और 3 केवल इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 3 केवल सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका डिटेल्स में, ध्यान दीजिएगा। जस्टिस एम फातिमा बीबी का निधन 23 नवंबर 2023 को हुआ और वे 1989 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, वह उच्चतम न्यायपालिका तक पहुँचने वाली पहली महिला मुस्लिम थी। वर्ष 1992 में सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति के पश्चात 1993 से 97 के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्यता थी और वर्ष 1997 से 2001 के मध्य तमिलनाडु, न कि केरल, ठीक है, राज्यपाल रही। ठीक है, केरल की नहीं, तमिलनाडु की वो राज्यपाल रही। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 104 नंबर प्रश्न। इसमें दिया गया फातिमा बीबी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये छत्तीसगढ़ PCS पूछा 2023 में। ये क्या थे, तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 105 नंबर। निम्नलिखित में से यहाँ पे चौथी महिला जज जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था, तो ये हो जाएंगी जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा हो जाएंगी। ठीक है, ये चौथी महिला थी, ध्यान दीजिएगा। पहले अभी हम लोग देखें फातिमा बीबी। 106 नंबर प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं रहा? DY चंद्रचूड़, AM खानविलकर, ये यहाँ पे, और इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का, इसमें देखिए सभी लोग कहीं ना कहीं, अशोक भूषण भी थे, L नागेश्वर राव, ये यहाँ पे किसी उच्च न्यायालय में नहीं थे, डायरेक्ट इनको क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया था। ठीक है, ये डिटेल देखने की यहाँ पे कोई भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें नहीं है। ठीक है,
जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बने थे? ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इनका डिटेल्स में ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति यहाँ पे एन कोटेश्वर जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है, इन्हें 18 जुलाई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी। न्यायमूर्ति मनमोहन इसमें दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 108 नंबर देखते हैं यहाँ पे, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहा है? तो ये हो जाएंगे एस.के. झा। एस.के. झा को छोड़ करके बाकी सभी की सभी ये न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 109, उच्चतम न्यायालय। ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायाधीश नहीं रहे? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति यहाँ पे आर.सी. लाहोटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर.सी. लाहोटी। यही यहाँ पे न्यायमूर्ति नहीं रहे, बाकी तीनों के तीनों यहाँ पे व्यक्ति रहे, काशलीवाल, बी.एस. चौहान, ए.के. माथुर। तो आप लोग सभी न्यायाधीशों का मोटा मोटा लगभग नाम ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, 110 नंबर देखते हैं, इसमें कह रहा है मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय? कब? जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था, जब जनहित याचिका को शामिल किया गया। ठीक है, तो जब यहाँ पे PIL जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसमें PN भगवती थे, इसमें कोई भी ऑप्शन में सही नहीं है। ठीक है, PN भगवती यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, PN भगवती दिया गया है, लेकिन इनके बाद भी इसमें देखिए पारित होने की बात कर रहा है। तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई थी, और इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति समूह जनहित के मामले में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। और सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती द्वारा, ठीक है, वर्ष 1979 में खुशे नारा खातून बनाम बिहार राज्यवाद। ठीक है, खुशे नारा खातून बनाम बिहार राज्यवाद में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। ठीक है, और इस याचिका को पुष्पा यहाँ पे कपिला हिंगो रानी ने दाखिल किया था, जिन्हें जनहित याचिका की मां के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि जिस समय PN भगवती ने यह याचिका स्वीकार की थी उस समय वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है, न कि मुख्य न्यायाधीश। राइट, इसके बाद देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 17 जुलाई 1973 को हुई, जब मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 को रहा। ठीक है, और जनहित याचिका स्वीकार करने में यहाँ पे वाई चंद्रचूड़ हो गए। ठीक है, वाई चंद्रचूड़ थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दो लोग हो गए, PN भगवती, वाई चूड़, इसलिए कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जनहित याचिका शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? संसदीय एक्ट, संवैधानिक संशोधन, अभी हम लोग क्या देखें, और इसमें न्यायिक पहल पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यायिक पहल पर जनहित याचिका PIL यहाँ पे शुरू की गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 112 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं थे। न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित PIL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तो यहाँ पे PIL वाले में ये यहाँ पे एक थे, तो केवल दोष सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं डिटेल्स में, ध्यान दीजिएगा। भारत न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर 1973 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। वे कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, और न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति अय्यर लोकहित याचिका अय्यर, इन दोनों लोगों का नाम आप ध्यान देते रहेगा, PN भगवती और न्यायमूर्ति अय्यर। ये लोग PIL को प्रारंभ करने और प्रोत्साहन के लिए माने जाते हैं। ठीक है, PIL है क्या? इसमें बार बार शब्द आ रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे जनहित याचिका होती है। क्या होती है? PIL का पूर्ण रूप होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जाती है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 114 नंबर, जनहित याचिका PIL कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो दोनों में,
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, अगला देखते हैं निम्नलिखित विचारों कथनों पर विचार की जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। ये भी सही है कथन। अगला देखते हैं, कारण इसमें दिया गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा। कारण कह रहा है कि जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति की न्याय की मांग सके और किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच में असमर्थ हो। तो यहाँ पे ये बात सही है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब वह न्यायालय तक की पहुंच पाने में असमर्थ हो तो इस समय PIL दायर की जाती है, जन सहयोगी होती है। ठीक है, तो इसमें कथन सत्य भी है और व्याख्या भी कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे 115 का, जनहित याचिका के माध्यम से नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह किसी व्यक्ति या समूह या समाज के हित संबंधित मामलों को न्यायिक उपचार की प्राप्ति हेतु न्यायालय जा सकता है। और इस प्रकार कथन और कारण दोनों क्या है, सही हैं। अगला देखते हैं इसमें 116 नंबर में लोकहितवादी वाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश क्या है। तो ये हो जाएगा USA हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लोकहितवादी जो मुकदमा है संकल्पना का उद्भव USA अमेरिका से किया गया। ठीक है, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई। तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 118 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे। तो ये हो जाएगा जनहित याचिका से। किससे है, जनहित याचिका से, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में न्यायिक सक्रियता यद्यपि न्यायिक पुनर्विलोकन और जनहित याचिका दोनों से संबंधित है, तथापि वस्तुतः जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन की वाहक के रूप में उभरी है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 119 नंबर है, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद, ठीक है, न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, न्यायमूर्ति AS आनंद, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति AS आनंद ने एक सार्वजनिक व्याख्यान में कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए तथा न्यायाधीशों को अपने न्यायिक कर्तव्यों को क्रियान्वयन के संदर्भ में आत्मानुशासित सावधान रहना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं 120 नंबर, सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई और वह न्यायालय है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका डिटेल। 23 सितंबर 2003 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति MB शाह एवं न्यायमूर्ति डॉक्टर AR लक्ष्मण की पीठ ने विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय एवं अन्य वाद में दिए गए अपने निर्णय में यह भी निर्धारित किया कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त किसी महिला को वरीयता देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 121 नंबर, इसमें देखिए दिया गया है विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य अन्य मुकदमा संबंधित है किससे, तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम से संबंधित। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं इसके डिटेल से। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य अन्यवाद 1997 कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 को स्पष्ट उल्लंघन माना था। ठीक है, और इसकी रोकथाम के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे जिन्हें विशाखा दिशा निर्देश के नाम से अभिहित किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें 122 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसे 3 तलाक ये विद्युत असंवैधानिक बना दिया। तो ये हो जाएगा 2017 में। आइए देखते हैं ये है क्या चीज़, सायरा बानो बनाम, ठीक है, सायरा बानो बनाम भारत संघ अन्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने 2017 के ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 3 तलाक की प्रथा तलाक़े ये बिद्दत को इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार देते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया
और इसी निर्णय के समर्थन में भारत की संसद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम यहाँ पे 2019 बना करके 3 तलाक प्रथा को 3 बार तलाक कहने, जिसमें लिखित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप से शामिल थे, इसके आधार पर तत्काल तलाक को विधिक रूप अमान्य और गैर कानूनी बना दिया। ठीक है। 23 नंबर देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा की यहाँ पे पिंजरा बंद तोता है। तो ये कोयला आवंटन घोटाला, बाद में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसमें उच्चतम न्यायालय कोयला घोटाला आवंटन में सीबीआई को क्या कहा, पिंजरा बंद तोता की संज्ञा दिया था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 124 नंबर, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे भारतीय, ध्यान दीजिएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत। ठीक है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत है। इसके बाद देखते हैं 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 संसदीय संविधान पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता IPC 1860 की धारा 377 आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया और IPC 1860 की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है और भारतीय दंड संहिता IPC को भारतीय न्याय संहिता प्रतिस्थापित किया गया, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावित है। ठीक है। और इसी के साथ अंतिम प्रश्न देखते हैं, किस कानून के अंतर्गत विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में है। तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा। ठीक है। ये क्या है देखते हैं। इसमें देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध है। ठीक है। इससे स्पष्ट उल्लेख है कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों को किस बात की होते हुए भी जब तक संसद द्वारा विधि अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टॉपिक समाप्त हुई और अगली इम्पोर्टेंट टॉपिक है राज्यपाल। ठीक है। तो संघीय इसमें क्या है, कार्यपालिका समाप्त हुई। अब यह है राज्यपाल। राज्यपाल को देखते हैं। तो इसमें भारत की राज्य सरकार की व्यवस्था के आधार पर किया गया है, भाग 6 में निहित है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो हम लोग 36 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग इसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग इसको देखिए और जल्द ही इसको क्या है अगली राज्यपाल के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है।